Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. As you know guys that in previous video I discussed thoroughly the Rime of Ancient Mariner part 1 by Samuel Taylor Coleridge and मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। उसके साथ मैंने thoroughly डिस्कस किया जितना भी लाइन टू लाइन टेक्स्ट था और साथ साथ आप लोगों को सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी बताया और थीम्स और सिंबल्स जो हम लोगों के ग्रेजुअली कवर होते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ नोट डाउन करवाती जाऊंगी। ये सिर्फ लाइन टू लाइन टेक्स्ट ही हमारा कंप्लीट नहीं होगा बल्कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग थॉरली इस चीज़ को साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को जब आप कहीं और से सर्च करोगे तो आपको एक जो यानी ऑथेंटिक वे में आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं होगा। अगर आपको मिलेगी भी तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने इस चीज़ को इस तरह लेकर चली हूँ कि जब हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब हम लोग 7 पार्ट्स तक पहुँचेंगे तो आप लोगों ने जो चीज़ें नोट डाउन की होंगी वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में आप लोग लिखोगे और वो आपके एग्जामिनर को भी फैसिनेट करेगी। उसको पता लगेगा कि इसने एक के बाद दूसरी चीज़ को पॉइंट आउट किया है, यानी इसने पूरी राइम को पढ़ा है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो आप अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट 2 जो देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखा, तो आप लोग उसको भी वॉच करो और वहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं उनको गैदर करो और उनको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। The sun now rose upon the right, out of the sea came he, still hid in mist, and on the left went down into the sea. अब हम लोग देखते हैं कि जब हम पार्ट 1 को देख रहे थे तो वो कहाँ था, राइट से लेफ़्ट पे था। ठीक है, अब वो लेफ़्ट से हमारी राइट की तरफ पे आया। पहले वो कहाँ था, साउथ में था, अब वो कहाँ है, नॉर्थ में है। कौन, सन की बात हो रही है। सन को हमने देखा कि उसने पर्सोनिफाई किया है ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। ही जब भी यानी ऐसे वर्ड्स जो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, जब वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो पर्सोनिफिकेशन की जा रही है, यानी जो लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन की, वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने यानी ऑल्ट्रेशन को भी देखा अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने देखा कि रेपिटेशन जो हुई है वो क्या है, एनाफोरा जो है टेक्निक, उसको हमने देखा। इंटरनल राइम जो है उसको देखा। जो बच्चे अभी देख रहे हैं इसको, यानी जो पार्ट 2 को देख रहे हैं, उनको भी मैं साथ साथ नोट डाउन करवाती जाऊँगी। और हम जितने भी हैं लेक्चर्स पार्ट 7 तक, हम उन सब में ये जो हैं टेक्निक्स इनको फॉलो करेंगे, इन्हें देखेंगे और साथ साथ जो है लाइन टू लाइन टेक्स्ट के साथ हम अपने बाकी लेंथी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब वो कह रहा है द सन नाउ रोज अपॉन द राइट। अब जो सन है वो राइट की तरफ यानी ऊपर से होता हुआ राइट की तरफ आ चुका है। आउट ऑफ द सी केम ही, यानी सी के ऊपर से जिस तरह कोई चीज़ कॉर्नर से शुरू होती है और दूसरे कॉर्नर पे जाती है, इसी तरह वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह वो अपना सफ़र तय करता हुआ साउथ से नॉर्थ की तरफ आया है। ठीक है, नाउ दे आर ट्रैवलिंग टू नॉर्थ एंड द सन नाउ इज़ इन राइट। और अब हम लोग को पता है दैट द सेटिंग सन वॉज ऑन देयर लेफ्ट हैंड side and we all know that the sunset is in west, but they are traveling to north, so the setting sun is in their left hand side. ठीक हो गया। और फिर हम देखते हैं स्टिल हिड इन मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इनटू द सी। अब वो कह रहा है कि मिस्ट भी वैसे ही है, जिस तरह फोग थी, स्नो थी, इसी तरह वो बिल्कुल वैसे ही है। और जो सी है वेंट डाउन इनटू द सी, और इसी तरह जो है वो सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। जिस तरह उन्होंने देखा कि जिस तरह वो निकल रहा था इसी तरह वो गुरूब हो रहा है, और वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही वेदर है, वही मिस्ट है, वही सब कुछ है। अब वो सेकंड में कहता है एंड द गुड साउथ wind still below behind, but no sweet bird did follow, nor any day for food or play came to the mariner's hollow. होलो का मतलब है कॉल, यानी उसकी कॉल के ऊपर। अब वो कह रहा है कि जितना भी वेदर था, जो सब कुछ था, वो वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन कोई भी ऐसा बर्ड नहीं है, यानी एल्बाट्रोस को उसने अपने क्रॉसबो से मार दिया था ना। तो अब वो कह रहा है कि मौसम भी वैसा ही है, मिस्ट भी वैसी है, और सब कुछ वैसा ही है, विंड भी वैसी ही चल रही है, लेकिन अब क्या नहीं है, सिर्फ एल्बाट्रोस नहीं है, वो स्वीट बर्ड नहीं है। यहाँ उसने स्वीट बर्ड कहा है, यानी जो मैरिनर्स है वो गिल्टी है, वो गिल्ट फील कर रहा है कि जो मासूम परिंदा था, जो प्यारा परिंदा था, उसने उसको मार दिया। नो एनी डे नो फॉर फूड और प्ले, यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा अब कि वो यानी कि वो फूड खाने के लिए आएगा, उनका खाना या खाने के लिए आएगा, या उनके साथ प्ले करने के लिए आएगा। केम टू द मैरिनर्स होलो, यानी कोई भी मैरिनर की आवाज़ पे, कोई भी उसको उसके बुलाने पे अब जो परिंदा है वो नहीं आएगा, क्योंकि मैरिनर ने उसको मार दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, ये जो है
अब आप ये देखें इसमें कि ऑल्ट्रेशन की जो है लिटरेरी टेक्निक वो जो है यूज़ की जा रही है। मैंने आपको बताया था कोई भी कॉन्सोनेंट जो साउंड है जो बार बार आता है किसी लाइन में, तो उसका क्या मतलब है कि इसमें ऑल्ट्रेशन हो रही है। जैसे बिलो, बिहाइंड, ठीक है, बी बार बार आया तो इसका मतलब यहाँ ऑल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ हो रही है। फिर हम देखते हैं बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो नोर एनी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मैरिनर्स होलो। अब यानी इसमें हमने यही टेक्निक देखी है। आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है पैराग्राफ। एंड आई हैड डन एन हेलिश थिंग एंड इट वुड वर्क am woe, for all aboard I had killed the bird that made the breeze to blow. Oh wretch, said they, the bird to slay, the maid that made the breeze to blow. अब हम लोग इसमें देख रहे हैं राइम स्कीम। देखें इसमें है ए बी सी बी ए बी, ठीक है। आपको पता है कि राइम स्कीम हम लोग किस तरह नोट करते हैं। अगर आपको यानी नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको दोबारा वो सिखा दूँगी। एंड आई हैड डन एन हेलिश थिंग। अब यहाँ देखें अब वो फिर गिल्टी है क्योंकि वो कह रहा है कि आई हैव कमिटेड सिन, मेरे से एक ऐसा गुनाह हो गया, यानी बहुत बुरा मेरे से कोई मनहूस काम जो है वो सरजद हो गया है। एंड इट वुड वर्क एम वो, और जो ये है ना यानी इससे जो है एम का मतलब होता है दे, ठीक है, ये भी आर्किक वर्ड है। तो वो कह रहा है कि इससे जो है ना हम सबको नुकसान पहुँचेगा, या हम जो है ना इससे हमें कोई दुख या तकलीफ़ मिलेगी या परेशानी मिलेगी। फॉर ऑल अवॉर्ड आई हैड किल्ड द बर्ड। अब यानी वो हतमी तौर पे इस चीज़ का जो है वो कर रहा है, यानी इसको क्लियर कर रहा है आई हैव किल्ड द बर्ड, कि मैंने जो है वो यानी मार दिया है और मेरे से ये जो है जुल्म सरजद हो गया है और ये मेरे से सिन जो है वो कमिट हुआ है। दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, जिसकी वजह से ब्रीज जो है वो चलना शुरू हो गई है और जो है अब हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ओह रेच, अब वो जो है इस चीज़ को यानी कह रहा है कि जो मेरे से अनडिज़ायरेबल जो थिंग थी, यानी अनफॉर्चुनेट जो है मेरे से कुछ जो है इवेंट जो है वो हो गया है। सेड दे, उन्होंने कहा, द बर्ड टू स्ले दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो। अब स्ले का मतलब होता है यानी मार देना, किल कर देना। अब ये जो है एंड सेड दे का मतलब क्या है, जो क्रू मेंबर्स हैं वो उसको कह रहे हैं एंशिएंट मैरिनर को कि तुमने बर्ड को मार दिया है। दैट मेड द ब्रीज टू ब्लो, जिसकी वजह से ब्रीज चलना शुरू हुई, जिसकी वजह से हवाएं जो है बदलना शुरू हुई और जो थे यानी मौसम बेहतर हुआ और जो हेल्म्समैन था यानी जो कश्ती का ड्राइवर था उसने मूव करना शुरू किया अच्छे तरीके से। अब तुमने अल्बेट्रोस को मार दिया है, अब ज़रूर कोई आफत आएगी या ज़रूर कोई परेशानी आएगी, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यानी जो अवॉर्ड है, अवॉर्ड का जो वर्ड है उसका मतलब है ये उन्होंने उसे ब्लेम किया, ठीक है। फॉर ऑल अवॉर्ड आई हैड किल द बर्ड, तो उन्होंने सब ने उसको ब्लेम किया कि तुमने जो है वो बर्ड को मार दिया, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। आगे देखें हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने पैराग्राफ की तरफ, स्टेंजा की तरफ। नोट डेम नोट रेड like goals on head, the glorious sun upraised, then all aboard I had killed the bird. Now you can observe easily that the same line has been repeated twice, which is then all aboard I had killed the bird, ठीक है। ये जब आएगी लाइन तो आप बताओगे कि ये लाइन जो है 2-3 दफ़ा रिपीट की गई है और इसमें क्या आया है, रेपिटेशन की जो टेक्निक है वो यूज़ की गई है। दैट ब्रोड द फोग एंड मिस्ट, It was right, said they, such bird to slay that bring the fog and mist. Such bird to slay, देखें ये भी दोबारा जो आई है, नहीं ये नहीं आई, इसमें था the bird to slay और इसमें था such birds to slay, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि वो कह रहा है नोर डिम नोट रेड, यानी ना ही हल्की है ना ही तेज़ है, लाइक गोड्स ऑन हेड। अब ये गोड्स ऑन हेड का क्या मतलब है, आपने देखे होंगे एंजल्स वगैरह, आपने कुछ यानी कार्टून कैरेक्टर्स में भी देखा होगा, सियारों के इर्द गिर्द जो होती हैं यानी जो उनका एक गोल दायरा जो होता है उनके इर्द गिर्द, जिसे हॉलो कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो एंजल्स के जो सर के इर्द गिर्द जो दायरा होता है ना, ये उसने उससे तशबीह दी है इस चीज़ को कि सन जो है इस तरह का दिखाई दे रहा है, यानी जो है एक यानी सुपर नेचुरल सा दिखाई दे रहा है। द ग्लोरियस सन अपरिस्ट, यानी उसने सन को कहा है ग्लोरियस, बहुत खूबसूरत, बहुत शाइन, बहुत प्यारा, जो ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा डार्क है और बहुत ही खूबसूरत, ऐसे जैसे एंजल्स के जो होलो होते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहा है। देन ऑल अवॉर्ड आई हैड किल्ड द बर्ड, और फिर मुझे सब ने यानी ब्लेम किया कि मैंने उस जो परिंदे को मार दिया। दैट ब्रोड द फोग एंड मिस्ट, जो कि फ्रॉग और मिस्ट लेकर आया था। इट वॉज राइट, सेड दे, सच
such birds to slay। अब देखें, अब वो ये जो पैराग्राफ है ना 2, इसमें पहले पैराग्राफ में वो कह रहा है कि अच्छा किया, वो पहले पैराग्राफ में वो कह रहा है एंड आई हैड डन एन हेलिश थिंग। इसमें वो हमें कह रहा है कि जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने ये चीज़ जो थी यानी कहा, उन्होंने ये कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया बर्ड को मार के। और फिर जो दूसरे हैं यानी अपॉर्चुनिस्ट, जो इसका मतलब कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, अपनी यानी राय बदलने वाले हैं। उन्होंने पहले कहा कि आपने गलत किया मार के, और फिर दूसरे पे कहते हैं कि आपने अच्छा किया मार के, यानी अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल देते हैं। और जब उनको लगता है कि उसका आना अल्बत्रोस का अच्छा था तो वो कहते हैं तुमने गलत किया। जब उन्हें पता लगता है कि अल्बत्रोस का आना बुरा था तो वो कहते हैं तुमने अच्छा किया। तो अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा है दे ब्रोड द फोग एंड मिस्ट। वो यानी उन्होंने कहा कि तुमने उसको अल्बत्रोस को मार दिया था जो फोग और मिस्ट लेकर आया। इट वॉज राइट, ये सही किया तुमने। सेट दे, उन्होंने कहा सच बर्ड्स टू स्ले, ऐसे जो परिंदा है तुमने उसको मार के अच्छा किया। दैट ब्रिंग द फोग एंड मिस्ट, जो कि फोग और मिस्ट लेकर आया था। यानी अब मौसम जो आगे और तरह का हो रहा है ना, बेहतर हो रहा है। तो वो कहने शायद उसी परिंदे की वजह से फोग और मिस्ट आई थी। पहले फोग और मिस्ट का आना उनके लिए बेहतर था, उनके लिए अच्छा था, हवाओं का रुख चेंज होना, तो वो उसके हक में हो गई कि तुमने उसको नहीं मारना चाहिए था। और जब उन्होंने देखा कि अल्बत्रोस के आने की वजह से फोग और मिस्ट आई थी, यानी ये अच्छा नहीं था उनके लिए, बैड ओमेन था, तो उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया उसको मार के। ठीक है, यहाँ आप ये बताओगे कि जो क्रू मेंबर्स थे वो क्या थे, अपॉर्चुनिस्ट थे। आगे हम देखते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टैंजा। क्योंकि देखें ना उन्होंने इन दिस स्टैंजा दे हैव चेंज देयर ओपिनियन that he did good because the bird brought snow and mist, because now the weather was good and has been changed। तो ये इसलिए उन्होंने उसको यानी बिल्कुल अपनी राय बदल ली। आगे हम लोग देखते हैं जी, the fair breeze below the white foam flew, the furrow followed free, we were the first that ever burst into that silent sea। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो यानी बड़ा अच्छे तरीके से हम विजुलाइज कर सकते हैं किस तरह वो कह रहा है फेयर जो ब्रीज है यानी फेवरेबल जो ब्रीज है, जो हवा है वो चलने लगी। द वाइट फॉर्म फ्लू, वाइट फॉर्म क्या है, वाइट फॉर्म एज अ मेटाफोर उसने यूज़ किया है, यानी वो जो फॉर्म के किस तरह वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। वो ये कह रहा है कि जब कश्ती चलती थी तो वो इतनी हवा की इतनी तेज़ी होती थी कि उससे जब वो बबल्स बनते थे तो वो बबल्स जो जिस तरह पानी में बनते तो वो बबल्स इतने तेज़ होते थे कि वो ऐसे लगता था जैसे फॉर्म बन रही है। यानी बबल्स को भी और तेज़ी से जब आप उसको करोगे तो एक फॉर्म टाइप बन जाएगा ना। इसी तरह वो कह रहा है जैसे फॉर्म जो है वो उड़ रही थी, इस तरह ऐसे लग रहा था जिस तरह ना कश्ती इतनी तेज़ी से चल रही थी। द फरो फॉलोड फ्री, अब फ़रो कहते हैं, यहाँ फ़रो का मेटाफोर यूज़ किया है, यानी एक ट्रैक होता है जिस तरह हल चलाया जाता है ना, जैसा हल चलाने वाला ट्रैक होता है इस तरह ट्रैक होता है। तो वो कह रहा है जो ऐसे जो फॉर्म बन रहा था ना, और फॉर्म को जब कश्ती चीर के निकल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई हल बनाया हुआ हो, यानी जी किसी ट्रैक पे जो है वो कश्ती चल रही हो। फिर हम देखते हैं वी वर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इनटू दैट साइलेंट सी। अब वो साइलेंट सी के बारे में बात कर रहा है कि इतना यानी खौफनाक सी था, बिल्कुल खामोशी थी, ऐसे कोई भी आवाज़ नहीं थी और ऐसे लग रहा था जिस तरह सिर्फ हम ही पहले हों जो यहाँ आए हों, या यानी हम कोई इससे पहले आया ही ना हो इतनी खामोश जगह पर। और हम लोग बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे तन्हा अकेले समुंदर में हम लोग सिर्फ अकेले ही हैं। आगे कहता है डाउन ड्रॉप द ब्रीज द सेल्स ड्रॉप डाउन, इट वॉज सैड एज सैड कुड बी, एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस टू द सी। अच्छा जी, अब इसमें वो हमें कह रहा है ड्रोन ड्रॉप द ब्रीज, यानी जो थी डाउन ड्रॉप द ब्रीज का मतलब है कि जो हवा थी, ब्रीज थी, वो बिल्कुल जो थी स्टॉप हो चुकी थी। द सेल्स ड्रॉप डाउन, और यानी ज़ाहिर बात है जब हवाएं नहीं होगी तो कश्ती मूव कैसे करेगी, ना हवा चल रही थी ना कश्ती सेल कर रही थी। इट वॉज सैड एज सैड कुड बी, यानी ये इतना बुरा हो सकता था कि जितना बुरा आप कह लो उतना बुरा हो सकता था ये। क्यों? बिकॉज दे वर स्टक ओवर देयर, दे वर नॉट एबल टू मूव एट ऑल, बिकॉज द ब्रीज वॉज जस्ट स्टॉप्ड ओवर देयर। तो वो जो थे बिल्कुल यानी मोशनलेस थे वहाँ, और वो कह रहा था कि इतना ही बुरा हो सकता था कि यानी इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रीथ, अब यहाँ वो कह रहा है कि हम लोग जो थे यानी बिल्कुल ना बोलने वाले थे। एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रीथ, यहाँ यानी वो ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने एक दो यानी बोलना शुरू किया एक दूसरे के साथ,
ताकि हम लोग जो साइलेंस है उसको तोड़ सकें, द साइलेंस ऑफ द सी, ताकि जो हम यानी जो साइलेंस क्रिएट हुई थी, जो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल कोई है ही नहीं यहाँ, सारे तकरीबन यानी कोई बिल्कुल कोई है ही नहीं, ना सांस की तक की आवाज़ें। तो उन लोगों ने हल्का हल्का बोलना शुरू किया एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक दूसरे को ये रियलाइज़ करवाएं कि हम लोग हैं यहाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा खामोशी थी, ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है, कोई अलहदा सी कोई एक जगह है जहाँ पे सारे मुर्दे ही हों, यानी कोई बोलने वाला ना हो, ज़िंदगी का कोई नामो निशान ना हो। तो उन्होंने अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की। आगे हम देखते हैं, ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। अब यहाँ वो बात कर रहा है कि यानी ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, यानी जिस तरह होता है ना गोल्डन कलर को कॉपर का, इस तरह वो कह रहा है बेतहाशा गर्मी थी, और जो सन था ब्लडी जो है उसने एज अ मेटाफोर यूज़ किया है, क्योंकि ब्लड का पता है ना आपको रेड, तो इसी तरह जो सन था वो इतनी शदीद गर्मी से यानी रेड हुआ था। एट नून दोपहर का टाइम था और शदीद गर्मी थी, और आसमान भी जो था वो ऐसे लग रहा था फुल यानी गर्म माहौल था और तपिश थी। राइट अब अबव द मैस्ट डिड स्टैंड, मैस्ट मैंने आपको बताया ना जो कश्ती के जो सेंटर में जो डंडा सा होता है और उसके साथ यानी 2-3 जो है उसको सपोर्ट देने के लिए एक पर्दा लगाया हुआ होता है वो, और वो कह रहा है राइट अप अबव, बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल चमक के साथ आबोताब के साथ चमक रहा था और शदीद गर्म था। नो बिगर देन द मून, और यानी जो था वो अपनी जो सन जो था ना बिल्कुल एक अपने साइज़ को क्रिएट किया हुआ था, ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा हो रहा था, बिल्कुल ऐसे सेंटर में था और एक ही साइज़ के साथ जो था वो चमक रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। Day after day, we stuck nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean। ये जो है मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेंजा है, क्योंकि इसमें उसने बहुत एक पिक्टोरियल वे में डिलाइनिएटर मैनर में उसने पोइट्री की है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वो हम लोगों को कह रहा है कि दिन जो थे गुजरते जा रहे थे। ये डे आफ्टर डे का मतलब यानी मैनी डेज। अब इसमें देखें आप, एनाफोरा टेक्निक यूज़ हुई है, डे आफ्टर डे। इसमें डी का जो साउंड है प्रोमिनेंट हो रहा है ना, डी 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 हमारे कानों में सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ एनाफोरा उसने टेक्निक यूज़ की है। अब वो कह रहा है वी स्टक नोर ब्रीथ नोर मोशन। अब जो हम यहाँ थे जो थे स्टक हो गए थे, ना हम सांस ले सकते थे ना हम मूव कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि अजीब हालात थे और उनका जो खाना था वो भी ख़त्म हो रहा था और जो हवा थी वो भी चलना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो कश्ती थी वो भी सेल करना बंद हो गई थी। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, बिल्कुल इसी तरह अकेले हम पड़ गए थे जिस तरह एक पेंटेड शिप है। उसने पेंटेड शिप क्यों कहा है और पेंटेड ओशन क्यों कहा है? उनकी जो कश्ती के ऊपर जो पेंट हुआ था, क्योंकि जो थी जो ओशन था वो बिल्कुल मोशनलेस था, बिल्कुल ऐसे काम हो गया था, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ पानी जिस तरह होता है। ठीक है, उसमें कोई लहरें वगैरह नहीं थी। तो इसी तरह जो कश्ती का जो अक्स था ना, कश्ती का अक्स पड़ रहा था ओशन के अंदर, और ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई पिक्चर हो, जिस तरह हम पिक्चर्स बनाते हैं तो उसका शेडो बनाते हैं ना, इसी तरह वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई ओशन जो है उसके ऊपर कोई पिक्चर जो है शिप की वो पेंट की गई हो। ठीक है, ये बहुत खूबसूरती से उसने हमें बताया कि हम लोग इसी तरह, जिस तरह पिक्चर जो होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है ना, स्टिल उसके अंदर कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही होती ना, तो वो कहता है हम लोग इस तरह आइडल थे, इस तरह हम लोग बिल्कुल एक जगह स्टिल थे और स्टक थे, जैसे एक पेंटिंग होती है, और ओशन में इसी तरह अक्स पड़ रहा था हमारी शिप का, क्योंकि हमारी शिप जो थी वो मोशनलेस थी, बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग हो, एक पेंटिंग का नज़ारा जो है पेश कर रहा था समुंदर भी और हमारी शिप भी। ठीक है, अगला जो है पैराग्राफ, ये जो 2 स्टैंजाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है यानी पेपर्स में आ जाता है, इसलिए आप इनको गौर से सुनिए। अब ये है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब यहाँ भी जो देखें वो एम्फेसाइज करता है वाटर के ऊपर, और जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो एम्फेसाइज कर रहा था किस चीज़ पे, यानी कि दिनों के ऊपर, बहुत दिन गुजर गया। अब इसमें भी एनाफोरा टेक्निक यूज़ हुई है, क्यों? क्योंकि इसमें वो का साउंड जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर, थर्ड पे आप देखें वाटर वाटर एवरीवेयर, इसमें हम यानी जो है ऑल्ट्रेशन टेक्निक भी हमें देखने को मिलेगी, एनाफोरा टेक्निक भी हम लोगों को
आपको देखने में मिलेगी और रेपिटेशन भी देखने को मिलेगी। रिपीट हुए हैं दोनों पे, फर्स्ट और थर्ड लाइन बार बार, ठीक है। और राइम स्कीम है ABCB, ठीक है। और फिर सॉरी एवरीवेयर, ये तो सेम हो गया। और फिर हम देखते हैं श्रिंक और ड्रिंक, वेरी गुड, AB, ठीक है। इसके अंदर राइम स्कीम हमारी AB बन गई। फिर एनाफोरा टेक्निक इसलिए बन गई क्योंकि W का साउंड हमारे कानों में बार बार पड़ रहा है। कॉन्सोनेंट का साउंड जब बार बार पड़ता है तो वो क्या होती है, हमारी ऑल्ट्रेशन टेक्निक होती है। फिर रेपिटेशन हमने देखी, और फिर हमने एनाफोरा कैसे देखी कि वाटर 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 जो है वो बार बार आ रहा है। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। एंड ऑल बोर्ड्स इट श्रिंक, और जो थे ना, जो यानी कश्ती के जो बोर्ड्स थे वो जो थे उन्होंने श्रिंक करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे उनकी कश्ती जो थी खड़ी हुई थी। और द बोर्ड्स ऑफ द शिप वर श्रिंकिंग ड्यू टू द ड्राइनेस, क्योंकि उनके ऊपर सख्त जो थी धूप पड़ रही थी और वो एक जगह पे स्टक हुए हुए थे, और इस वजह से जो थे जो उनके बोर्ड जो थे वो श्रिंक कर रहे थे। अब वो कह रहा है वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कितनी खूबसूरती से उसने बताया कि अब नहीं सुनने वाला तो कहेगा ना कि हर जगह पानी और फिर भी एक कतरा भी नहीं है पीने के लिए। क्यों? क्योंकि द वाटर ऑफ द सी, द वाटर ऑफ द ओशन वॉज स्लाइमी एंड salty, so they were not able to drink even one drop of the water. तो they were just stuck over there and they couldn't move even for a single, और वो ब्रीज जो थी वो भी बंद हुई थी चलना, और वो एक कतरा भी पानी पी नहीं सकते थे क्योंकि जो उनका एक कतरा पानी जो था वो भी उनके लिए शदीद नुकसानज़दा था, क्योंकि उनके गले आगे ही खुश्क थे और उनका यानी जो साजो सामान था पानी वगैरह ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, और वो पानी जो थे वो नहीं पी सकते थे। इसके बावजूद क्योंकि पूरे समुंदर के सेंटर में वो थे, फिर भी वो पानी नहीं पी सकते थे। क्यों? क्योंकि आयरनी थी, क्योंकि पानी जो था वो सॉल्टी और स्लाइमी था, तो वो नहीं पी सकते थे। The very deep did root, oh Christ, that ever this should be. Yes, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. अब वो यहाँ कह रहा है द वेरी डीप डिड रूट, यानी बहुत ही गहरा समुंदर। ओह क्राइस्ट, यानी उसने यहाँ क्राइस्ट को याद किया है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ कह सकते हैं कि उसने बात की, यानी यहाँ वो कंडेम कर रहा है कि पहले तो उसने क्राइस्ट की, यानी जो क्राइस्ट साउल थी उसने उसको मार दिया, और बाद में फिर वो उसी क्राइस्ट को याद करके उस चीज़ को याद कर रहा है। तो ये कितनी आयरॉनिकल वे में उसने बात की है, ठीक है। वो कह रहा है कि बहुत गहरा समुंदर है, ओ क्राइज दैट एवर दिस शुड बी, कि यानी ये ऐसा ही है क्योंकि समुंदर की गहराई की तो वो की जाती है ना, तारीफ़ की जाती है कि समुंदर बहुत गहरा है, और वो कहता है जितना ये हो सकता था उतना गहरा है ये। स्लाइमी थिंग्स डिड क्रोल विद लेग्स, और स्लाइमी जितने भी क्रिएचर्स हैं जिस तरह स्नेल्स वगैरह हैं और इस तरह यानी जो छुपी बैठी थी यानी जो कॉर्नर्स थे शिप के उनके अंदर, वो भी थी जो निकल के बाहर आ रही हैं शदीद गर्मी की वजह से अपॉन द स्लाइमी सी के ऊपर। अब जो यानी बोट के अंदर और बाहर समुंदर के ऊपर जो यानी ऐसी स्लाइमी क्रिएचर्स जो थी वो निकल के बाहर आ रही थी, जैसे जो होते हैं कीड़े मकोड़े जिनके साथ कुछ लेस यानी स्लाइमी सा जो होता है मादा वो लगा हुआ होता है, जैसे स्नेल्स वगैरह अगर आपने देखी और इस तरह के और जो जितने भी क्रिएचर्स हैं वो, ठीक है, या वो उस हिसाब से बातें कर रहा है। स्लाइमी सी में उसने फिर स्लाइमी एज अ मेटाफोर यूज़ किया है, क्योंकि सी के साथ स्लाइमी इस वजह से यूज़ किया गया क्योंकि जो जितनी भी स्मॉल क्रिएचर्स हैं, जो स्लाइमी क्रिएचर्स हैं, वो जब क्रॉल करती हैं तो वो उनका जो लिक्विड, उनका जो गंदा सा यानी स्टिकी सा जो मादा होता है वो जो है उसने भी सी को जो है स्लाइमी कर दिया है। सिर्फ उनकी वजह से जो समुंदर है वो भी स्लाइमी हो गया है। आगे हम देखते हैं अबाउट इन रियल एंड राउट the death's fires dances at night, the water like a wit's oil burnt green and blue and white. अब इसमें वो हमें बता रहा है कि अबाउट यानी रील और राउट जो होता है ना, ये एक डांसेस फॉर्म होती हैं, यानी जिस तरह हम यानी हाथों को ऐसे मूव करके और इस तरह डांस करना जैसे कोई बिल्कुल सुपर नेचुरल की तरह, यानी ऐसे खो के जिस तरह एंजल्स वगैरह को दिखाते हैं डांस करते हुए। द डेथ फायर्स डांसेस एट नाइट, अब यहाँ वो कुछ स्पिरिट्स की बात कर रहा है, कुछ ऐसे यानी जिस तरह कुछ चमकदार जैसे रूहें वगैरह होती हैं, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे रात में डांस कर रही हूँ। द वाटर लाइक अ विट्स ऑयल, ये जो है ना विट्स ऑयल का जो जिक्र है ये सैमुअल टेलर कॉलरिज ने शेक्सपियर का जो है मैकबेथ वहाँ से लिया है, जिसके अंदर
जो विच हैं वो पानी के अंदर यानी कुछ स्पेल करती हैं और जिसकी वजह से कुछ मैजिक करती हैं, जिसकी वजह से और डिफरेंट कलर्स के ऑयल निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बताना है। अगर ये पैराग्राफ आपका आ जाता है, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट में भी आपका आ जाएगा और आपका ये यानी रेफरेंस भी आ जाएगा शेक्सपियर का, जो उसने मैकबेथ में यूज़ किया था और उसी को सैमुअल टेलर कॉलरिज ने वहाँ से कॉपी किया है कि जो ऐसे लग रहा है जैसे कोई विच ने ऑयल का जो है कुछ यानी एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ मैजिक किया है, जिसकी वजह से बर्न ग्रीन ब्लू एंड वाइट, जैसे समुंदर जल रहा हो और उसके अंदर से ग्रीन ब्लू और वाइट कलर के केमिकल्स निकल रहे हों। इसी तरह जिस तरह आप इसको गौर करो, जिस तरह हम लोग बच्चों के कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो देखते हैं ना, इसी तरह ग्रीन और ब्लू कुछ डिफरेंट कलर्स के जो केमिकल्स निकलते हैं, इसी तरह आपको अपने जहन में उसको रख के डिफ़ाइन कर देना है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि ये जो उसने रेफरेंस है ये शेक्सपियर के मैकबेथ में से लिया है। आगे हम देखते हैं, एंड सम इन ड्रीम्स अश्योर्ड वो ऑफ द स्पिरिट दैट प्लैग अस सो 9 fathom deep he had followed us for the land of mist and snow। अब हमने प्रीवियस अपने पार्ट 1 में पढ़ा कि वो 9 o'clock जो था वो विस्पर्स आवर जो होता है, जो क्रिश्चियन सिर्फ एक ही टाइम उनका होता है जिसमें वो सारे चर्च में इकट्ठे होते हैं और अपनी कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं और कुछ प्रे वगैरह करते हैं। तो वो कहता है अब वो एंड सम इन ड्रीम्स अश्योर्ड वर, और कुछ जो थे ना, कुछ तो क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्बाट्रोस जो है यानी वो उनको कर्ज कर रहा है क्योंकि एंशिएंट मैरिनर ने उसको अपनी क्रॉसबो से किल कर दिया था, उसको मार दिया था। इस वजह से वो उनसे बदला लेगा और वो उनका पीछा करेगा और वो उनके ऊपर कोई ना कोई आफत ज़रूर आएगी। तो वो कह रहा है ये भी श्योर हो चुका था कि अल्बाट्रोस को मारने की वजह से हम लोगों पर ये आफत आई है और ये प्लैग आया है ऑफ द स्पिरिट दैट प्लॉग अस, और यानी जो उसकी रूह थी उसी की वो भटक रही है और हमारा पीछा कर रही है और उसकी वजह से ये जो है हम लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ेगी। 9 fathom deep he had followed us, और यहाँ वही बात आ गई है कि वो हम लोगों के एक पर्टिकुलर टाइम पे 9 बजे के करीब वो हम लोगों को फॉलो करता था फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो। यानी कोई भी जो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि कोई भी टाइम था, चाहे स्नो थी, चाहे क्लाउड्स थे, चाहे मिस्ट थी, चाहे कोई और भी मसला था, तो वो फिर भी हम लोगों को फॉलो करता था। तो अब जो है वो हमें फॉलो नहीं कर रहा, अब कौन फॉलो कर रहा है? उसकी रूह फॉलो कर रही है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, and every tongue through utter drought was withered at the root. We could not speak no more than if we had been choked with soot। अब वो यहाँ बहुत ही यानी बेचारगी इसमें दिखा रहा है कि किस तरह उनका जो गला था वो हल्क तक खुश्क हो गया था। एंड एवरी टंग थ्रू अटर डॉट, यानी उनकी जो ज़ुबान थी वो हल्क तक बिल्कुल टोटली जो थी वो ड्राई हो चुकी थी और वो बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहे थे। वो ऐसे था जैसे थोड़ी ही देर में बस मर जाएंगे। वॉज विदर्ड एट दी रूट। विदर्ड आपको पता है कि प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसने एज अ मेटाफोर यूज़ किया है टंग के लिए इस लफ्ज़ को, कि जो उनकी ज़ुबान थी वो बिल्कुल ऐसे जड़ तक जो थी खुश्क हो चुकी थी और बिल्कुल यानी जिस तरह पत्ते सुकड़ जाते हैं इस तरह सुकड़ चुकी थी। वी कुड नॉट स्पीक नो मोर देन इफ़, हम एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पा रहे थे। हम बोलना भी चाहते थे लेकिन हम लोग नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ देयर टंग वी हैड बीन चोक्ड विद सूट। और वो अब यहाँ कह रहा है कि हम ऐसे थे जिस तरह बिल्कुल चौक हो गया, बिल्कुल यानी स्टक हो गया, बिल्कुल ऐसे बंद हो गई है हमारी ज़ुबान, जो ऐसे जिस तरह होता है ना चौक हो जाती है कोई चीज़, बिल्कुल आप उसको हिला ही नहीं सकते, बिल्कुल वो एक जगह पे अकड़ जाती है। इसी तरह वो कह रहा है कि जो थी हमारी जो ज़ुबान थी वो बिल्कुल अकड़ चुकी थी और एक जगह पे स्टक हो चुकी थी और बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी कि वी वर नॉट एबल टू स्पीक इवन अ वर्ड फ्रॉम द ड्यू द ड्राइनेस ऑफ आवर टंग। तो यहाँ वो बड़ी एक मिजरी क्रिएट की है उसने कि किस तरह जो था उनके हालात जो थे वो बुरे से बुरे होते जा रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ ऑल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ की गई है और यानी वो का जो साउंड है वो जो वो का साउंड है वो बार बार आ रहा है। वो एंड वाली जो 2 लाइनें हैं उसमें भी वी का आया है दोबारा से, तो इसमें एनाफोरा भी यूज़ हुआ है। और आप इंटरनल टेक्निक जो इंटरनल जो राइम है आपको पता है, जो अंदर जो बार बार जो हैं जो 2 लफ्ज़ हैं जो मिलते हैं
तो अगर तो मेरे से मिस हो गई हैं तो आप उनको खुद पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। आप जब खुद थोरोली पढ़ोगे तो आपको मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं, हमने एनाफोरा टेक्निक को देखा है, रेपिटेशन को देखा है, अल्ट्रेशन को देखा है, इंटरनल राइम को हमने देखा है, राइम स्कीम को देखा है, और जो भी यानी रेफरेंसेस वगैरह हैं उस पर आपने गौर करना है और बहुत ध्यान से आपने उन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करूँगी तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बता दी, अगर कुछ रह जाएगा तो वो आपने साथ साथ खुद कवर करते जाना है। लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ के अपनी वीडियो को एंड करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ओह वेल अ डे, व्हाट इविल लुक्स had I from old and young instead of the crows the albatross about my neck was hung। अब यहाँ जो है ना हमने देखा है कि हर पार्ट के एंड पे उसने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। पहले जो पार्ट के एंड पे हमने देखा कि उसने अल्बाट्रोस को मार दिया, दूसरा वो एंड पार्ट 2 का इस तरह कर रहा है। ये भी आप ना अपने यानी चैप्टर अपने जो क्वेश्चन को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अगर इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पार्ट 7 का जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट है ना उसको बड़ी खूबसूरती से एलैबोरेट करना है। ये भी मैंने आपको देखें साथ साथ नोट करवा दिया है। और सुपरनेचुरल एलिमेंट में हमने यहाँ क्या देखा, लास्ट में हम लोगों ने देखा हवाओं का चलना है, वो सुपरनेचुरल एलिमेंट था। हवा यानी जो कश्ती के जो उनके विंग्स बन जाते हैं वो, और फिर सन को देखा, और यहाँ भी हमने देखा सन को उसने एज अ सुपरनेचुरल एलिमेंट यूज़ किया। जैसे उसने कहा है कि गोड का जैसे वो होलो जो होता है हेड, उससे उसने उसको पर्सोनिफाई किया है। फिर हमने देखा कि यहाँ उसने स्पिरिट्स का जिक्र किया है, जो विच जो ऑयल का यानी, और ये भी सुपरनेचुरल एलिमेंट था। ये जो पूरा मैजिकल इवेंट जो उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है, ये सारे सुपरनेचुरल एलिमेंट में आपको डालना है अपने क्वेश्चन में। फिर मेरा ये रह गया, मुझे लास्ट आपको स्टैंजा भी कंप्लीट करवाना है। ओ वेल अ डे व्हाट इविल लुक्स, ओ ये एक दिन जिसमें ऐसे इविल लुक्स जिनके अंदर थी, यानी ये भी सुपरनेचुरल एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन जो कि नॉर्मल नहीं था, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ईवल जो है वो इसके अंदर नुमाया नज़र आ रही हैं, और कुछ अननेचुरल सा, कुछ अजीब सा, कुछ जो यूजुअल नहीं था। हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग, यानी जितने भी क्रू मेंबर्स हैं जिसमें यंग भी थे ओल्ड भी थे, उन सब ने इंस्टेड ऑफ द क्रोज द एल्बाट्रोस। अब ये जो है ना इसमें एक कन्फ्लिक्ट है। कुछ जो हैं उस पर वो कहते हैं कि ये जो था ये सिर्फ इमेजरी क्रिएट की गई थी, असल में एल्बाट्रोस जो था उसके यानी गले में नहीं डाला गया था। ये सिर्फ उसको यानी गिल्टी फील करवाने के लिए था कि उसके गले से जो उसमें जो पहना हुआ था, मैरिनर ने अपने गले में जो क्रॉस था उससे उन्होंने उस क्रॉस उतार लिया, और उन्होंने कहा कि अब तुम जो हो ना, यू आर नॉट एबल टू वियर दिस बिकॉज यू हैव कमिटेड अ सिन। और वो कहते हैं उसको कि कहते हैं कि यू डोंट डिज़र्व दिस क्रॉस टू वियर इट, ठीक है, कि तुम इसको पहनने के लायक नहीं हो, तुम्हें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि तुमने एक गलत काम किया है, तुमने बहुत जुल्म किया है, तो तुम्हें ये क्रॉस नहीं पहनना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, क्रॉस उतार के उसके गले में एल्बाट्रोस डाल देते हैं। एल्बाट्रोस जो है वो क्रॉस के साथ क्यों एसिमिलेट किया गया है, क्योंकि वो एक परिंदा है। जब उसके पर खुले होते हैं, उसका मुँह से लेके टांगों तक, और उसके खुले हुए पर जो हैं यानी वो बिल्कुल ऐसे जीसस क्राइस्ट की तरह लगते हैं, और वो क्रॉस की शक्ल देता है, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं कि उन्होंने मेरे गले से क्रॉस को उतार दिया और एल्बाट्रोस को डाल दिया, और इसी तरह सिर्फ इसी वजह से दैट आई वॉज गिल्टी एंड आई शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ रिडिकुलस एक्टिविटीज़। और क्योंकि उसने एक छोटे से परिंदे को मार दिया, उसके ऊपर जुल्म किया, एक ऐसी क्रिएचर को जिसका कोई कसूर ही नहीं था, उसने उसको बेफजूल मार दिया, तो इस वजह से उसको इन सब गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसकी वजह से ही प्लेग आया है, उसकी वजह से ही जितनी भी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया इसको दोबारा से आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी टेक्निक्स हैं उनको साथ साथ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 थोड़ा सा लॉन्ग है पार्ट 2 और 1 की निस्बत, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन वी विल ग्रेजुअली कंप्लीट ऑल द पार्ट्स इंशाल्लाह. Don't forget to like, share and subscribe my channel, and please share it with your friends as well in order to get more interesting videos. Thank you so much once again.